हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। ये क्लास का एक ही मकसद है वर्दी पहनाना और इसी उद्देश्य से ये क्लास हमारी आज के समय में यूट्यूब पर तहलका मचा रही है। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में। और आधुनिक भारत में हर कॉम्पिटिटिव, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस क्लास को हर किसी दोस्त के पास शेयर कर दें, क्योंकि हर किसी भी व्यक्ति का सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर भारत की सेवा करना। और ये गौरव प्राप्त हुआ है भारत की सेवा करने का, तो इसे जाने मत देना, क्योंकि जीत के लिए जिद चाहिए। अगर आपने ठान लिया तो आपकी जीत है, अगर आपने मान लिया तो आपकी हार है। क्योंकि याद रहे, विरासत से तय नहीं होते हैं सियासत के फैसले, आपकी मेहनत तय करेगी कि सियासत किसकी होगी। तो याद रहे, आप सभी लोग वो महान, आप लोग अपने कर्तव्य सत्यनिष्ठा के साथ मैदान जंग में उतरकर और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे, क्योंकि इस समय आपकी अग्नि परीक्षा है। आप इस अग्नि परीक्षा में कठोर मेहनत कर इस परीक्षा को पास कर आपको देश एक बार सेवा करने का मौका देगा। आप उसे छोड़ना मत, क्योंकि जब जब देश की सेवा की जाती है तब तब वो लोग हमेशा और हमेशा उस इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा देते हैं। जो आने वाली पीढ़ियां जब उसे पढ़ती हैं तो वो पीढ़ियां, वो जनरेशन के अंदर एक नया जुनून और जज्बा आता है। आप काम ऐसा करो कि दुनिया आपका उदाहरण दे। आप कभी भीड़ का हिस्सा मत बनना, आप हमेशा भीड़ इकट्ठी करने की सोचना। आप वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, आप विजेता हैं। आप बैठ करके पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई करें। जिस दिन आप सफल होंगे, आपके पास जब ओहदा होगा, तब ये दुनिया आपके सामने आपका सम्मान करेगी। बगैर ओहदे के लोग आपका सम्मान की तो बात छोड़ो, लोग आपको पूछते भी नहीं हैं कि कैसे हो। तो इसीलिए केवल और केवल इतिहास लिखने के लिए एकमात्र हथियार है, वो है शिक्षा। शिक्षा एक वो शेरनी का दूध होता है, जो जितना पीता है वो उतनी दहाड़ता है। तो आइए हम सभी लोग आज की महत्वपूर्ण क्लास के बारे में चर्चा करते हैं। और हमारी क्लास होने वाली है आधुनिक भारत, और ये ऐसी क्लास होगी जो अग्निवीर और यूपी पुलिस की खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास होगी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक भारत। यदि हम लोग आधुनिक भारत की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत की बात करें तो गांधी युग सबसे महत्वपूर्ण युग माना जाता है। तो गांधी युग की बात करें तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसके पश्चात महात्मा गांधी देश की आजादी के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व दिया और हमेशा अपने राष्ट्र की एकता, सत्य, अहिंसा के पुजारी थे। हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग से भारत को आजाद कराने के लिए इन्होंने अनेक प्रयास किए, अनेक आंदोलन चलाए, कई बार जेल भी गए, लेकिन कहते नहीं हैं, इनके जीत का जज्बा था, जीतने का जज्बा था। और अंततः भारत को अपने प्रयासों के माध्यम से स्वतंत्र कराया। तो महात्मा गांधी की यदि बात करें तो महात्मा गांधी वरिष्ठ की पढ़ाई की, उसके पश्चात ये साउथ अफ्रीका में भी गए। साउथ अफ्रीका में इन्होंने वहां पर जो किसान थे, मजदूर वर्ग थे, जो वहां पर भारतीय थे, वहां पर उनकी दयनीय स्थिति इतनी खराब थी कि कुछ पूछो ही मत। तो उन लोगों की दयनीय स्थिति को और हो रहे वहां पर अत्याचार को इन्होंने कई सारे आंदोलन किए, यहाँ तक कि ये अफ्रीका के अंदर जेल भी गए और उन लोगों को न्याय दिलाकर ये भारत की सरजमी पर 9 जनवरी 1915 को वापस आए। और तब से भारत में आज़ादी के लिए एक नई मोड़ आई, एक नया जज्बा, नया रुख देखने को मिलता है।
और भारत की आज़ादी में अपना विशेष योगदान दिया। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस लौटे? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे। 9 जनवरी को अफ्रीका से भारत लौटे, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो पूछ दिया जाता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कि मनाने के पीछे का कारण क्या है? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से हिंदुस्तान में वापस आए थे। उसके पश्चात 2 अक्टूबर की महत्वपूर्ण तिथि है। 2 अक्टूबर को सबसे पहले तो हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं। उसके पश्चात 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। इसके पश्चात महात्मा गांधी ने 1 साल तक भारत का भ्रमण किया। उसके पश्चात इन्होंने समस्त भारत के भ्रमण से कई चीज़ों का एनालिसिस किया और कई चीज़ें सामने निकल के आई। इन्हें समझ में आया कि अंग्रेज हत्याचारी हैं, अंग्रेज सही नहीं हैं। इन्होंने अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए सबसे पहले 1917 में भारत में 1917 में सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग पहली बार कब किया? तो 1917 में किया। 1917 के दौरान की बात करें तो सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों का अत्याचार इतना अधिक बढ़ गया था कि भारत में तराही मच रही थी। उस समय एक पद्धति चल रही थी जिसे कहते तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति का मतलब होता था, कोई किसान होता था, उस किसान को अपनी खेती के 1/3 भाग पर नील की खेती करना अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था। और जिस भूभाग पर नील की खेती होती थी वो भूभाग बंजर हो जाता था, उस पर किसी प्रकार की फसलें नहीं होती थी। इस प्रकार से भारत की अधिकांशतः जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगी, जिसमें किसी प्रकार की फसल नहीं होती थी। इससे किसान जो थे बहुत ही पीड़ित थे। इसीलिए महात्मा गांधी को सबसे पहले बिहार के किसानों ने अपने यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया और महात्मा गांधी बिहार गए और बिहार के चंपारण से पहली बार भारत में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अर्थात भारत में सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप। तो भारत में महात्मा गांधी ने 1917 में पहली बार चंपारण, और चंपारण बिहार में पड़ता है, चंपारण बिहार में पहले सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया। इस आंदोलन का मतलब खून खराबा नहीं था। इस आंदोलन का मतलब शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर अंग्रेजों की जो पॉलिसी बनाई गई नीति है उस नीति का विरोध करना। और अंग्रेज विवश हो गए और विवश होने के पश्चात इस तिनकठिया पद्धति को अंग्रेजों ने मुक्त किया और महात्मा गांधी को 1917 जो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था इसमें सबसे बड़ी इन्हें जीत हासिल हुई और इससे भारत के अंदर महात्मा गांधी को एक महान और सम्मानजनक स्थिति में पहुंच गए। तब से लोग महात्मा गांधी को एक महान नायक के रूप में मानने लगे। इसके पश्चात महात्मा गांधी ने 1918 में खेड़ा और मील मजदूर कई जैसे आंदोलनों को प्रारंभ किया और विजय भी हुए, सफलताएं भी हुई। इसके पश्चात अगर देखा जाए तो भारत के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा था और वो डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस डेट का नाम लेते ही भारतीयों का खून उबाल लेने लगता है। क्या था कि भारत के अंदर 1919 की बात करें तो अंग्रेज भारत में दमनकारी नीति लेकर आए और उस नीति के तहत एक एक्ट लाए जिसका नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट सबसे महत्वपूर्ण है कि रॉलेट एक्ट कब का है? 1919 का है।
इस रॉलेट एक्ट की बात की जाए तो इसे काला कानून कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। और इसे बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अंग्रेज 1919 में रॉलेट एक्ट लाए। इस रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य था भारत का दमन करना, भारत का दमन कर सर्वोच्च सत्ता हासिल करना अंग्रेजों का मकसद था। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को, किसी निर्दोष भारतीय को चाहे जब अंग्रेज पकड़कर चाहे जब तक जेल में डाल सकते थे। इसीलिए इसे काला कानून कहा जाता है। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। इस कानून के विरोध में या विरोध करते समय पंजाब के दो लोकप्रिय नेता कौन कौन से? डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू। जो इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया इन लोगों ने, तो अंग्रेजों ने डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, जो पंजाब के सबसे लोकप्रिय नेता थे, इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। इससे जनता आहत हुई और जनता पंजाब के अमृतसर, जो जल्ली नामक एक व्यक्ति की जागीर थी, एक छोटा बाग था जिसे जलियांवाला बाग वर्तमान में कहा जाता, तो वहां पर एक सभा आयोजित हो रही थी और उस सभा की सूचना जनरल डायर को मिल गई और जनरल डायर ने आकर के चारों तरफ से उस बाग को घेर लिया। इतना भी मौका नहीं दिया कि निहत्थे वो भारतीय संभल भी पाते। उस सभा में नादान बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, हमारी सभी प्रकार के समस्त भारतीय युवा एकत्रित हुए थे और जिन्हें संभलने का भी ऐसे धूर्त अंग्रेज ने मौका भी नहीं दिया और सीधे आमने सामने से फायरिंग करा दी। 10 मिनट में 1500 राउंड फायरिंग हुई। इस 10 मिनट की 1500 राउंड फायरिंग में लगभग सरकारी रिपोर्ट के आधार पर देखा जाए तो 379 लोग मारे गए और 1500 से लोग अधिक घायल हुए। लेकिन वहां के लोगों के अनुसार देखा जाए तो लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए और 3000 से लोग ज्यादा घायल हुए। न जाने वो कितने नादान बच्चे बेचारे मर गए, न जाने वो कितने बच्चे अनाथ हो गए। ये नरसंहार, जिसे वर्तमान में आधुनिक भारत में इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार कहा जाता है, वो भारत के इतिहास में एक ऐसा अंग्रेज जो काला धब्बा लगा के चले गए, जिन्हें भारत का कोई भी युवा माफ नहीं करेगा। तो दोस्तों, उठ जाओ, मेहनत करो, तैयारी करो और वर्दी पहनकर देश की सीमा पर खड़े हो जाओ। एक तुम प्रहरी बन के खड़े हो जाओ और हर एक पड़ोसी को उसकी औकात दिखाओ, क्योंकि इस समय हिंदुस्तान किसी भी ऐसे व्यक्ति को एक भी क्षण के लिए बख्शेगा नहीं जो हिंदुस्तान की अखंडता, हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है।
उसे उसकी औकात दिखाने के लिए आज माँ भारती अपनी सरहद से आप जैसे युवाओं को, आप जैसे किसान के बेटों को पुकार रही है। और आप इसके लिए तैयार हो जाओ। और तैयार होने का मतलब आप मेहनत करो, पढ़ाई करो। जिस दिन आप सफल होकर के, जिस दिन माँ भारती की सीमाओं पर आप रक्षा करने जाएंगे, आपके पास एक वो मौका होगा जिस मौके को दुनिया भुला नहीं पाएगी। आपको वो मौका मिल रहा है, आप उसका सदुपयोग करें और दिखा दें माँ भारती को धोखे से जिसने भी लूटा है उसे उसकी औकात दिखाने का आपका स्वर्णिम अवसर है। और आप अपना बदला ले सकते हैं 13 अप्रैल 1919 की घटना का, क्योंकि आपके सामने जो धोखा हुआ, तो आपके सामने न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई, न जाने कितने बच्चे बेचारे अनाथ हो गए, न जाने कितनी माताएं, न जाने कितनी बहनें बेचारी अपने भाइयों को छोड़कर अपने आंखों के सामने मरते हुए देख गए। आपके अंदर जज्बा है, जुनून है, खड़े हो जाओ, तैयारी करो और देश की सरहद पर पहुंचकर और बदला लेने का, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देना है, खून का बदला केवल खून से लिया जाएगा। तो आज हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं। जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी हो गई, उसके पश्चात जनता में अंग्रेजों के प्रति एक आक्रोश पैदा हो गया और ये जनता पंजाब की अमृतसर जलियांवाले बाग में जनसभा आयोजित हो रही थी और वहां पर ये अपने नेता के प्रति धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जब जनरल डायर को ये बात पता चली तो जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आया और जलियांवाले बाग को चारों तरफ से घेर कर उसने फायरिंग कराना स्टार्ट कर दिया। 10 मिनट में 1500 राउंड फायरिंग हुई। लगभग सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1500 से अधिक घायल हुए। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इस कांड की बात करें तो 10 मिनट में जनरल डायर ने 1500 राउंड फायरिंग कराई। पूछा जाता है कि जलियांवाले हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो आदेश किसने दिया? महत्वपूर्ण है, जनरल डायर ने। इस जनरल डायर की बात करें तो इसे इसकी औकात इसके घर में घुसकर मारने का कार्य ऊधम सिंह ने किया। इसके पश्चात सरकारी रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 379 लोग मारे गए लगभग में और 1500 से अधिक घायल हुए थे। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण है कि ये घटना ऐसी घटना थी जिससे हर किसी भारतीय को दिल को झकझोर कर रख दिया। और इस जनसभा में ऊधम सिंह भी गए थे, तब वो एक छोटे से बच्चे थे। जब फायरिंग होने लगी तो ऊधम सिंह जलियांवाले बाग में खड़े हुए पेड़ के ऊपर चढ़ गए और अपनी आंखों के सामने वो मंजर देख रहे थे। न जाने कितने लोग उनकी आंखों के सामने अपनों को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, न जाने कितने निहत्थे मारे गए थे। तो कसम खाई इस भारत के वीर योद्धा ने कि जनरल डायर तेरी भी हत्या मैं इस तरीके से करेंगे जैसे तूने मेरे इन निहत्थे लोगों की। और कसम खा करके कहा कि तुझे मैं छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि देश का वो वीर देशभक्ति थी उस व्यक्ति के अंदर। और उस व्यक्ति ने जनरल डायर को 21 सालों के बाद इंग्लैंड में ही उसे मौत के घाट उतारा। इसे कहते हिंदुस्तान। हिंदुस्तान केवल अपनी सरहद पर नहीं, अगर हिंदुस्तान को जो छेड़ता है उसे उसके घर में घुसकर मारता है। ये भारत नहीं, ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की युवा है, युवा पीढ़ी है। इसके पश्चात जो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे
रविंद्रनाथ टैगोर ये इतने आहत हो गए थे कि इन्होंने अंग्रेजों ही के द्वारा दी गई एक उपाधि थी नाइटहुड की उपाधि, इसे वापस कर दिया, त्याग दिया। पूछा जाता है नाइटहुड या इसी को कहते हैं सर की उपाधि। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलियांवाले हत्याकांड के दौरान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि को वापस किया? तो नाइटहुड की उपाधि। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जलियांवाले हत्याकांड में नाइटहुड की उपाधि किस व्यक्ति ने वापस की थी? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जमनालाल बजाज ने बजाज की उपाधि को वापस किया। इसके पश्चात इस जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में 7 मेंबर थे। 7 मेंबर में 4 मेंबर अंग्रेज थे और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1920 में सरकार को सौंप दी। इसके पश्चात देखा जाए जब देश के अंदर ऐसे अंग्रेजों ने दमनकारी अपनी नीतियां अपनाई, तब भारत के जनता, भारत के स्वतंत्रता कराने वाले महान पुरुष ने अंग्रेजों के विरोध में कई प्रकार के आंदोलन चलाने की ठान ली और उसमें महात्मा गांधी ने सबसे पहले अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो 1920 में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसे असहयोग आंदोलन कहते हैं। इस असहयोग आंदोलन का मतलब ये नहीं था खून खराबा, हिंसा, ये मतलब नहीं था। असहयोग आंदोलन का मतलब था शांतिपूर्वक अहिंसा के माध्यम से चलाना था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, मुख्य मकसद था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी कपड़ों की गोलियां जलाना। उसके पश्चात अंग्रेजी विद्यालयों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के द्वारा हड़ताल कर देना। उसके पश्चात वकालत छोड़ देना। उसके पश्चात जितने भी भारतीय अंग्रेजी सरकार की नौकरियां कर रहे हैं उनसे त्याग पत्र दे दें। मतलब कहने का था कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों का किसी भी सूरत में सहयोग न करना ही असहयोग आंदोलन कहलाता। असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसी समय भारत के एक यशस्वी लीडर, युवा लीडर, जो अपने ओजस्वी भाषण से भारतीय जनता को मोहित कर लेते थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस, जो उस समय इंग्लैंड में थे, जिन्होंने ICS परीक्षा को उसकी खोपड़ी में छेद कर अंग्रेजों को ये दिखा दिया कि भारत के युवा, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन वो भारत को आज़ाद कराने में अपना सर्वस्व देना चाहते थे। उन्हें अंग्रेजों की गुलामी वाली नौकरी पसंद नहीं थी और उन्होंने ICS एग्जाम देने के पश्चात ICS नौकरी में लात मार दी। उन्होंने कहा कि वह देश को आज़ाद कराएंगे और भारत में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में सहभागिता लेने लगे। लेकिन जब 5 फरवरी 1922 की तिथि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी 1922 की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन चौरी चौरा घटना हुई और चौरी चौरा घटना गोरखपुर हुई थी। इस घटना का मतलब था भारत की कुछ युवा
लोगों ने, युवाओं ने जो जुलूस निकाल रहे थे, उन युवाओं ने गोरखपुर थाने में आग लगा दी। इस आग लगने से लगभग एक थाना अध्यक्ष सहित 21 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर कुत्तों की तरह मर गए थे, क्योंकि वो अंग्रेज थे और इन्हें यही उपाधि देनी चाहिए, कुत्तों की तरह मरे थे। इससे इस आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया और इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया। उन्हें इस हिंसा से कि 22 पुलिसकर्मी जलकर राख हो गए हैं, आहत हुए, और उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए थी और ये हिंसा हुई है, इसलिए मैं इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं। अब सुभाष चंद्र बोस जो उधर तो ICS एग्जाम को छोड़कर आए, ICS की नौकरी छोड़कर आए, देश की आज़ादी में महात्मा गांधी के आंदोलनों में भाग लेने लगे, लेकिन इधर महात्मा गांधी ने ऐसे वो आंदोलन स्थगित कर दिया। तब नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि महात्मा गांधी तुमने अच्छा नहीं किया है। जब देश का जज्बा, देश का जुनून, देश के युवा का जज्बा जब उसकी चरम सीमा पर था, तब आपने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। आपने देश के साथ कितना बड़ा अन्याय किया, आपको ये देश, आपको ये जनता कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन महात्मा गांधी का जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उसमें उन्होंने एक लेख छापा कि यदि हिंसा होती है और हिंसा मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसके लिए मुझे जनता माफ करे या न करे, कभी भी जब भी हिंसा होगी मैं आंदोलन को वापस ले लेंगे। इसके लिए यदि मुझे प्राण अपने देने हो तो मैं एक भी क्षण ये नहीं सोचेंगे और मैं अपने प्राण खुशी खुशी में दे देंगे। इससे जनता को महसूस हुआ कि हाँ, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं। इसके पश्चात कुछ समय के पश्चात महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर जेल में भी बंद कर दिया था। इसके पश्चात तो पूछ लिया जाता है कि 5 फरवरी 1922 की कौन सी घटना थी? चौरी चौरा घटना थी। इसी घटना के कारण 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। फरवरी 1922 असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण डेट। इसके पश्चात 1923 की बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और इसकी स्थापना किसने की? देशबंधु चित्तरंजन दास, इन्हें CR दास भी कहते हैं, और मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशबंधु किसकी उपाधि है? तो देशबंधु CR दास, चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की? 1923 में की गई। किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण डेट 1924 की बात करें तो 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और ये कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव कर्नाटका में हुआ था। तो पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की केवल एक बार ही मात्र अध्यक्षता की थी। कब? 1924 में। कहाँ हुआ था? बेलगांव कर्नाटक। बेलगांव जो कर्नाटका में पड़ता है। अध्यक्ष कौन थे इसके? एकमात्र बार अध्यक्ष रहे गांधी जी। उसके बाद
1929 की बात करें तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जो लाहौर में हुआ और जिसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू जी कर रहे थे। कहाँ हुआ? लाहौर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू जी थे। इसी 1929 कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 जिसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू जी कर रहे थे, इनके द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक एक डेट, एक एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को नोट करना है। इसके पश्चात 1930 सबसे महत्वपूर्ण डेट है। 1930 उस समय भी देश के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा था। देश का नमक और देशवासियों, किसान, मजदूर जो बना रहे थे, उन्हीं के लिए नमक नहीं था। अंग्रेजों की ये कठोर नीति से देश आहत था। ये नमक कानून जो भारत का किसान और मजदूर बना रहा था, उसी को नहीं मिल पा रहा था। ऐसा अंग्रेजों का कानून था। इस कानून को धराशायी करने के लिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 6 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू कर दी। दांडी जो समुद्र तट के किनारे है, जहां पर 12 अप्रैल 1930 को पहुंच करके नमक कानून तोड़ा, जिसे भारतीय इतिहास में नमक कानून या दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता। ये यात्रा लगभग 200 मील की थी। तो सबसे महत्वपूर्ण डेट है दांडी यात्रा। 6 मार्च 1930 साबरमती आश्रम जो महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया है, साबरमती नदी के किनारे है, जो अहमदाबाद में स्थित है। यहां से इन्होंने यात्रा को स्टार्ट किया। यात्रा लगभग 200 मील की थी। 200 मील की यात्रा थी। इस स्टार्टिंग में 78 अनुयायी थे। लगभग 24 दिन में ये यात्रा पूरी हुई और महात्मा गांधी दांडी में 12 अप्रैल 1930 में पहुंचकर इन्होंने दांडी के तट पर नमक बना करके नमक कानून का विरोध किया और उसे समाप्त करने का प्रयास किया। तो पूछा जाता है दांडी यात्रा के बारे में। दांडी यात्रा शुरू कहां से हुई? तो साबरमती यात्रा अहमदाबाद से लगभग 200 मील की थी। 6 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई। 78 अनुयायी थे। 12 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच गए थे और नमक कानून को तोड़ा। इसके पश्चात यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो पूछा जाता है दांडी यात्रा कहां से शुरू हुई? अहमदाबाद साबरमती आश्रम से। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ? तो ध्यान रहेगा बड़े अच्छे से, दांडी से स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किसने किया? महात्मा गांधी ने। क्यों शुरू हुआ था? उद्देश्य क्या था इसका? क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। नमक कानून के विरोध में, नमक कानून के विरोध में ये चलाया गया था। इसके पश्चात शुरू कब हुआ? तो 1930 को शुरू हुआ।
ये आंदोलन दिन प्रतिदिन भारत के जनमानस में बढ़ता ही चला गया और इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़ गए। और अंग्रेजों और उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के सामने समझौता करने का प्रस्ताव पेश किया और महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 में एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके पश्चात एक डेट और याद रखें, 1932। महात्मा गांधी सभी जाति सभी धर्म के लोगों को एक मानते थे, लेकिन अंग्रेज ये हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता जाति पाति को लेकर के आपस में लड़ाने का प्रयास करते थे। इन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन और सीटें और प्रांत का विभाजन करना चाहा। इससे महात्मा गांधी आहत हुए, लेकिन महात्मा गांधी उस समय जेल में थे और इस पॉलिसी का अनुपालन B.R. अम्बेडकर जी ने भी किया। महात्मा गांधी आहत हुए कि भाई सभी जाति सभी धर्म एक हैं, फिर इनके बीच जाति भाव बंटवारे की स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई, वो सबको एक देखना चाहते थे। महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए और उन्होंने प्रण कर लिया, या तो ये जो पॉलिसी बनी हुई है इसे खत्म किया जाए और नहीं तो मैं अपने प्राणों को दे देंगे। इसी दौरान देश के वो समस्त लोग जो महात्मा गांधी को अपना एक महान नेता मानते थे, उन्होंने महात्मा गांधी को मनाने के लिए अनेक प्रयास प्रयत्न किए और इसी दौरान भीमराव अंबेडकर भी महात्मा गांधी को मनाने के लिए गए और 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी महाराष्ट्र में यरवदा जेल में बंद थे और यरवदा जेल में 1932 में एक समझौता हुआ जिसे हम लोग पूना पैक्ट कहते हैं। तो पूना पैक्ट पुणे की है, पुणे महाराष्ट्र में ही पड़ता है, पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट हुआ किसके मध्य था? गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ। आगे हम लोग पढ़ते हैं उन्नीस सौ अड़तीस की भी डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1938 की यदि हम लोग बात करें तो 1938 में कांग्रेस की अध्यक्षता, कांग्रेस की कमान भारत के यशस्वी लीडर नेता सुभाष चंद्र बोस के हाथों में थी। पूछ दिया जाता है कि 1938 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने, जो हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नेता सुभाष चंद्र बोस। उसके पश्चात 1939 की भी डेट याद रखेंगे। नेता सुभाष चंद्र बोस करम दल के नेता थे, क्योंकि ये सोचते थे कि हमें आज़ादी अंग्रेजों से छीननी है, हम इनके सामने झुकेंगे नहीं, इन्हें हिंदुस्तान से खदेड़ेंगे। लेकिन महात्मा गांधी और इनके सहयोगी सोचते थे कि हम अंग्रेजों की चापलूसी करें, अंग्रेजों को मनाएं और उनसे अहिंसा के माध्यम से देश की आज़ादी को लें। लेकिन अंग्रेज देश को आज़ाद करना नहीं चाहते थे, इसीलिए गरम दल के जो नेता थे वो
आज़ादी छीनना चाहते थे, हिंदुस्तान से अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाना चाहते थे। इसलिए कांग्रेस के अंदर महात्मा गांधी और बोस के विचारों में मतभेद हो गए। बोस की अपनी रास्ता, गांधी जी की अपनी रास्ता। इसी दौरान 1939 के दौरान कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया को चुना और दूसरी तरफ नेता सुभाष चंद्र बोस थे। जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ तब उसमें पट्टाभी सीतारामैया की हार हुई और बोस की जीत हुई। इससे महात्मा गांधी बहुत ही नाराज हुए। महात्मा गांधी ने कहा, पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, ये मेरी हार है। इससे नेता सुभाष चंद्र बोस भी परेशान हुए और उन्होंने 1939 में कांग्रेस पद पर रहते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उसके पश्चात कांग्रेस पद से इस्तीफा भी दे दिया। इसके पश्चात कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है 1939 के दौरान जब बोस ने इस्तीफा दिया उसके पश्चात कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, याद रहेगा। उसके पश्चात 1939 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके पश्चात 1940 की डेट, 1940 की डेट दोस्तों याद रखना, 13 अप्रैल 1919 की वो घटना जिससे पूरा हिंदुस्तान दहल गया था। उस समय अपनी आंखों के सामने हिंदुस्तान के निहत्थे लोगों को मरते हुए ऊधम सिंह देख रहे थे। ऊधम सिंह उस समय पेड़ पर चढ़े हुए थे। ऊधम सिंह ने जनरल डायर को मारने की कसम खाई, लेकिन जनरल डायर हिंदुस्तान में रहते हुए ऊधम सिंह मार नहीं पाए। लेकिन जब जनरल डायर रिटायर होकर के इंग्लैंड गया तो पीछे पीछे से हमारे ऊधम सिंह भी गए और ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में जनरल डायर को गोली से मारकर उसकी हत्या कर दी और देश के जो निहत्थे लोगों को जनरल डायर ने मारा था उनकी शहादत का बदला लिया। क्योंकि ऊधम सिंह एक सच्चा भक्त था, सच्चा राष्ट्रभक्त था, जिसने जनरल डायर को मारकर उन अपने वीर जवानों की शहादत का बदला लिया। ऐसे ऊधम सिंह जिन्होंने 1940 में जनरल डायर को उसके देश में घुसकर मार दिया और दिखा दिया कि हिंदुस्तान भर में घुसकर भी मारता है। 1940 ऊधम सिंह ने जनरल डायर को यूके मतलब इंग्लैंड में ही मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों आशा है, उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी हुई, पढ़ते हुए मजा आया है और आप एक भारत के सर्वश्रेष्ठ मित्र की भांति कार्य करें, क्योंकि मित्र दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति होता है। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मित्र बने और ये क्लास अपने हर एक दोस्त को पहुंचाएं, क्योंकि उसका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर के भारत की सरहदों की सीमाओं की रक्षा करना। माँ भारती की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना करने के लिए वो हिंदुस्तान का एक किसान का बेटा हिंदुस्तान की सरहदों को सुरक्षित करना चाहता है। इसके लिए आप उन सभी बच्चों को, आप अपने उन सभी दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि वो भी पढ़कर माँ भारती की रक्षा करना चाहता है। तो दोस्तों समझ में आया, नोट किया है। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और हम लोग आगे इसी से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है आधुनिक भारत। अगर इतिहास आपको पढ़नी है तो इतिहास में अगर आपने आधुनिक भारत को पढ़ लिया तो पूरी की पूरी हिस्ट्री से आने वाले क्वेश्चन को आराम से आप अग्निवीर और यूपी पुलिस में हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। और इसी मकसद से हम लोग पढ़ते हैं, कम समय में
बेहतर से बेहतर कंटेंट दे रहे हैं। आप केवल नोट करते जाएं और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप कहना कि हाँ, कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप किस अवस्था में पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है आपके पास रिसोर्सेस क्या हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कैसे बोर्ड पर पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। ये मायने रखता है कि आज से 10 साल पहले लोग हमेशा बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में नहीं पढ़ते थे, कोचिंग संस्थान नहीं होते थे। क्या तब हिंदुस्तान के अंदर कोई जवान नहीं बनता था? तब हिंदुस्तान के अंदर कोई साइंटिस्ट नहीं बनता था? तब हिंदुस्तान के अंदर कोई इंजीनियर नहीं बनता था? तब हिंदुस्तान के अंदर कोई डॉक्टर नहीं बनता था? बनता था। केवल आपकी सोच आपको विजेता बनाएगी। सोच बदले, आप विजेता बने। जब आपकी सोच बदलेगी तब हिंदुस्तान बदलेगा। और आप 21वीं सदी के हिंदुस्तान को महान हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं तो आप केवल मेहनत और पढ़ाई करने पर उतर जाएं, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां घिसने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पर ही उंगलियां घिसते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप चाह करके भी उन सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे जो सपने आपने अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता को दिखाए हैं। इसीलिए आप लोग पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।